क्या आप लोग जानते हैं इंसुलेटर मतलब कुचालक में बैटरी लगाने पर भी करंट क्यों नहीं फ्लो करता? क्या आप लोग जानते हैं कंडक्टर मीन्स चालक में करंट क्यों इतना आसानी से फ्लो कर जाता है बैटरी लगाने पर? आखिर क्यों चिड़िया जो वायर पर बैठी रहती है बहुत सारी उसे बिजली के झटके महसूस नहीं होते? क्या आप लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी कंडक्टर है यानी कि चालक है या इंसुलेटर यानी कि कुचालक है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। आई एम हिमांशु कुमार। जैसा कि आप जान रहे थे कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का जो यूनिट था मतलब कि पूरा सब्जेक्ट था वो आपको हर सर पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ टाइम इशू के कारण अब ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा सवाल पूछा गया होगा। हो सकता है इसमें से बहुत सारा का आंसर आपको पता हो सकता है किसी का आंसर आपको पता भी ना हो। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। ठीक है, इसका मैं सिलेबस का उतना इंट्रो में नहीं दूंगा क्योंकि आप ले चुके हैं। डायरेक्ट देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क ये इतना इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए आपका सब्जेक्ट है। अब कंपटीशन का ये सेमेस्टर में तो आएगा ही 70 मार्क्स का जो भी रहता है, लेकिन कंपटीशन में इसका वेटेज चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे जेईई दीजिए या कोई भी दीजिए स्टेट जेईई का एग्जाम, इसका वेटेज 35% टू 40% होता है। जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपसे कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन 35% सॉल्व हो जाएगा। सोचिए यह कितना इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। जो आपका सिलेबस दिया है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क वो पूरा सिलेबस कवर नहीं किया। अगर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ ना पढ़ाना तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, जो इंटरमीडिएट करके आए हैं स्टूडेंट उनको समझ में आ सकता है, लेकिन जो 10th पर आए उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए इस सब्जेक्ट में अपने सिरे से स्टार्ट करूँगा। मतलब छोटी से छोटी चीज़, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, आपका मतलब जितना भी छोटा चीज़ बेसिक जो पूछा जाता है सारा इसके अंतर्गत कवर करूंगा। इसका नाम आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क नहीं होना चाहिए। इस सब्जेक्ट का नाम आपका होना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका ये नाम होना चाहिए। क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं लगभग 2 साल से पढ़ा रहा हूँ तो इसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, देखते हैं क्या क्या सीखने के लिए आपको मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बहुत सारा सवाल पूछा है शुरू में कि आपका कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं करता करंट फ्लो। ठीक है, फिर चिड़िया जो बैठी हुई रहती है लाइन पर उसे करंट क्यों नहीं लगता है। ठीक है, इस तरह से अर्थ आपका कंडक्टर है या इंसुलेटर। चलिए इस पर एक और सवाल पूछता हूँ। आपके घर में जो बिजली आता है, जैसे कि मान लीजिए जनरेटर होगा जनरेटिंग स्टेशन पर, ठीक है, यहाँ से आपका बिजली जनरेट हो रहा होगा। अच्छा, ये बताइए आप 10th क्लास में इतना तो जरूर पढ़े होंगे कि जो बिजली यानी करंट का फ्लो होता है वो उसके लिए बंद परिपथ चाहिए, क्लोज्ड पाथ चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये बैटरी के साथ मान लिया जाए एक रजिस्टर आर लगाएं, इससे भी आप परिचित होंगे थोड़ा मोड़ा। इसके बारे में डिटेल भी मैं बताऊंगा कि अगर ये बंद है तो करंट आई फ्लो करेगा, लेकिन अगर कहीं पर खुल गया तो करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा करंट। ठीक है, यानी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर मतलब मान लिया जाए जो यहाँ से आप पावर जनरेट कर रहे हैं ये आपका जनरेटर है। ठीक है, अब यहाँ से ये जनरेटर एक लाइन यहाँ से निकाला। ठीक है, यहाँ से लाइन निकाला, 2 लाइन निकाले, एगो प्लस एगो माइनस। मान लेते हैं डीसी जनरेटर एगो प्लस एक माइनस। मेरा सवाल था कि जैसे कि आप जनरेटिंग स्टेशन से जनरेट कर दिए बिजली, ठीक है, उसके बाद देखिए एक प्लस एक माइनस 2 टर्मिनल निकल गया। अब प्लस टर्मिनल से आप घर में लाइन दे दिए, अब माइनस टर्मिनल से हम लोग घर में लाइन नहीं दिए। ठीक है, मतलब प्लस माइनस हम लेके चल रहे हैं, ये आपका डीसी जनरेटर मान के चल रहे हैं। तो आप घर में क्या करते हैं, जो लाइन आप लेते हैं, जो ऐसे मानिए लाइन आता है आपके घर के पास तो घर में टोका मार के ऐसे ले लेते हैं लाइन घर के लिए। एक ही वायर से लेते हैं लाइन, एक ही वायर से लेते हैं ना। क्या माइनस वाला वायर से लेते हैं लाइन? नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो जब माइनस वायर से लाइन नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं घर में। आपका घर का हम बात कर रहे हैं, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ भी हम लोग क्या कर देते हैं, जनरेटिंग स्टेशन के पास अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको बताना है कि आखिर सर्किट कंप्लीट होगा तभी ना हम लोग के घर में बिजली दौड़ता है। तो इस सर्किट आखिर कंप्लीट कैसे होता है,
ये आप मेरा सवाल है कि ये सर्किट आपका कंप्लीट कैसे होता है। अगर आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा तभी समझिए आप इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क को समझ पाइएगा। बहुत ज़्यादा अंदर से आपका फीलिंग आएगा इसको समझने का। जिस दिन आपको फीलिंग आने लगा इस सब्जेक्ट में बहुत सारा चीज़ बन जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे कि ABCD से आपका इंग्लिश तैयार होता है, उसी प्रकार पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये ABCD है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसको अगर आप नहीं जानेंगे तो मशीन नहीं समझ पाइएगा, पावर सिस्टम नहीं समझ पाइएगा, ये आप समझ रखिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि आपका करंट आके फ्लो कैसे होता है कंडक्टर में या इंसुलेटर में। ठीक है, किस कारण से होता है, कौन जिम्मेवार होता है करंट फ्लो का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए, अच्छा बताइए, कोई भी बॉडी बना हुआ है इस ब्रह्मांड में, उसमें क्या एटम से बना हुआ, परमाणु से बना हुआ। ठीक है, अच्छा परमाणु से बना हुआ। अब परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यूजुअली मानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, ये मैं बताऊंगा कि कितना होता है। ठीक है, अब देखिए इस बोर्ड, ये बोर्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ बहुत सारे आइटम से मिलकर बना हुआ रहेगा, करोड़ों अरबों बहुत सारा। ठीक है, तो बताइए जब इसमें इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है और हम इसको टच कर रहे हैं तो करंट तो नहीं मार रहा है हमको। करंट मार रहा है क्या, नहीं मार रहा। तो क्यों नहीं करंट हम लोग को लग रहा है, महसूस क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, क्योंकि इस बोर्ड में जैसे कि कोई एटम हम मान के चलते, मान लिया जाए कि हम एल्युमिनियम का एटम मान के चल रहे हैं। एल्युमिनियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 13। ठीक है, और इसका कन्फिग्रेशन कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2 2 4 2p6 6 2 8 2 10 और 3s2। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 और क्या हो जाता है 3p1। कितना होता है। अब ये एल्युमिनियम का हुआ। अब इसका बनाइएगा जब आप स्ट्रक्चर तो देखिए कैसा बनेगा। बीच में मान लीजिए न्यूक्लिया है। अब देखिए पहला एटम में पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, और दूसरा ऑर्बिट में पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, फिर p वाला में कितना हो गया 6, यानी कि दूसरा में कुल मिला के 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए तीसरा वाला ऑर्बिटल में 3, तीसरा में 2 और 1 3 ठो इलेक्ट्रॉन है। चलिए इसमें देख लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना है 13 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होता है। प्रोटॉन भी कितना है 13, यानी कि इसमें जो प्रोटॉन का नंबर है वो भी 13, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है वो भी 13 है। यानी कि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए इसको अगर टच करेंगे तो करंट मारेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। इसीलिए किसी भी एटम को छूने पर हम लोग को या किसी भी स्ट्रक्चर को छूने पर हम लोग को करंट नहीं लगता। लेकिन अगर देखिए मान लिया जाए ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है। ठीक है, आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन का एल्युमिनियम लॉस कर दिया, तो आप बताइए कि नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा बताइए, पहले 13 था, अब कितना रह जाएगा 12 हो जाएगा ना। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन का तो लॉस नहीं किया, तो यानी कि कितना रह जाएगा 13 जितना था। तो अब बताइए यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज 13 है और निगेटिव चार्ज 12 है। तो 12 को तो न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन एक इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, यानी कि 9
एल्युमिनियम बिकम एल्युमिनियम प्लस। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया एल्युमिनियम, यानी कि एक चार्ज आ गया है इस पर एल्युमिनियम का। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार अगर कोई ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कोई एटम ग्रहण करेगा, तो यानी उसमें बताइए क्या होगा? प्रोटॉन तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाने के कारण जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके कारण से निगेटिव चार्ज आएगा ना। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर ग्रहण करेगा तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो जितना न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन जितना ग्रहण करेगा उतना चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम समझा रहे हैं कि इसमें तीन बात होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन are equal in body, then it is neutral, यानी कि वो क्या होगा? न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है। अब दूसरा में, अगर इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं, is greater than number of electron, ठीक है, then body is कौन सा चार्ज? अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जा रहा था तो कौन सा चार्ज हो रहा था? पॉजिटिवली चार्ज, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात आप लोग? यानी कि अगर बॉडी में प्रोटॉन का ज़्यादा हो गया नंबर इलेक्ट्रॉन से, तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन बॉडी अगर प्रोटॉन कम रहा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो बॉडी इज निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ, अगर आपका प्रोटॉन कम गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो निगेटिव चार्ज। ये होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बॉडी का। ठीक है, बॉडी का नेचर। अब बात करते हैं हम लोग चार्ज के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको छूते तो करंट क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि इस बोर्ड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर कहीं छूने पर करंट मारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, ठीक है, कहीं हो सकता है प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो निगेटिवली चार्ज होगा। अब यहाँ पर बात आता है चार्ज क्या है। अब चार्ज से हम लोग बहुत बात करने वाले हैं। चार्ज के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, इसका मास के बारे में, इसको खोज कौन किया। ये तो बहुत फेवरेट टॉपिक है, बार बार आपका पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन के अंदर। इसके साथ साथ आपका ये सेमेस्टर में भी पूछा जाता है। इसलिए ये सब चीज़ आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या? देखिए, चार्ज का ऐसे कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी देखिए चार्ज का कोई डिफिनेशन नहीं है। लेकिन चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है किसी का बॉडी का, ठीक है, या किसी मटेरियल का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, देखिए अगर चार्ज के बारे में लिखे, चार्ज, ठीक है, ध्यान से आप वीडियो देखते रहिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो चार्ज है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसका? मटेरियल का। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन कूलाम, COULOMB, कूलाम। ठीक है, ये आपका SI यूनिट है इसका।
ये जो चार्ज होता है आपका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और ये किस चीज़ में मेजर किया जाता है, कूलाम। अब देखिए एक कूलाम क्या होता है, वन कूलाम is defined as charge on 625 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। एक कूलाम हम किसको कहेंगे, जैसे हम बोले कि 1 मीटर किसको कहेंगे, ऐसा यूनिट में 1 मीटर डिफाइन है ना, तो हम लोग नहीं डिफाइन किए, सारा लोग साइंटिस्ट लोग बैठ के मीटिंग करके, जैसे हम बोल यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ठीक है, तो आप मान यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, पूरा दुनिया मानने लगा। उसी प्रकार से ऐसा यूनिट जो चार्ज का होता है वो कूलाम होता है, और एक कूलाम कहने का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन 625 गुना 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे एक कूलाम। यानी कि सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक कूलाम इज इक्वल टू होता है 625 चार्ज ऑन 625 गुना 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि एक कूलाम बराबर क्या कहेंगे, 625 गुना 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसी को बोलेंगे एक कूलाम। अब जो 2 कूलाम किसको कहेंगे, तो 2 गुना 625 गुना 10 to the power 16 में जितना इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा उसी को बोलेंगे 2 कूलाम। 3 कूलाम किसको कहेंगे, चार्ज ऑन 3 इंटू 625 गुने 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से चार्ज ऑन अगर हम निकालना चाहें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो एक कूलाम में हम लोग चार्ज को किससे मेजर करते हैं, कूलाम में मेजर करते हैं, ठीक है। एक कूलाम में आपका कितना चार्ज होता है, यानी कि एक कूलाम चार्ज कितने के बराबर होता है, 625 गुने 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ये हम इसको उल्टा अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चार्ज ऑन 625 गुने 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक कूलाम, ठीक है। कूलाम को सी डिनोट करते हैं, ठीक है, आपसे सी लिखेंगे। तो इतना इलेक्ट्रॉन पर एक कूलाम चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये नीचे चल जाएगा एक एक नियम से, तो कितना हो जाएगा 1/625 गुने 10 to the power 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 1/625 गुने 10 to the power 16, और ये हो जाएगा कूलाम, यानी कि जब इसको डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत पूछा जाता था, ध्यान से देखिए। अभी हम इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर तो आपको पता चल गया कितना चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन का बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। चार्ज के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए पहला बात हम क्या जाने, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन बताएं क्या, जो परमाणु के चारों ओर चक्कर काटता, ये ना हुआ, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए हम पहला चीज बताएं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलाम। पहला बात इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। बार बार ये पूछा जाता है, ये सब चीज। दो बात बताई इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। दो बात इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ें।
अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा आपका इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया। हाँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम हमारा याद करने में, उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का बात किया, इसका आपको याद रखना कि चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसको डिस्कवर कौन किया? जे थॉमसन। और ये जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपका ये सवाल है कि चार्ज को निगेटिव क्यों लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विपरीत गुण का होता है, ठीक है। देखिए विपरीत गुण का होता है तभी ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए रहता है। तो हम ऐसा कंसीडर किए हुए हैं शुरू से ही कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा हम लोग कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऐसे कन्वेंशनली कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम बात करते हैं आगे प्रोटॉन का, ठीक है, ये चार्ज के अंतर्गत ही टॉपिक में हम बात किए इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज के अंतर्गत ही अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन का। प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन, अब देखिए प्रोटॉन पर अगर चार्ज देखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो ये होता है आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर हम लोग मास का बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका आविष्कारक का बात करें तो प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय, मतलब खोज किया, जो आविष्कारक नहीं, जो खोज किए हैं, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, नाम तो सुने ही होंगे, रदरफोर्ड, ठीक है। ये रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। और आप बता सकते हैं क्या नीचे कमेंट में कि न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया? बहुत सारा सवाल आपसे हम पूछे, देखते हैं कितना का जवाब आप देते हैं। तो बोले कि न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया, ये आप बता सकते हैं क्या? न्यूट्रॉन आपका खोजा गया चैडविक के द्वारा। अब हम आपके देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं कि न्यूट्रॉन का देखिए हम लोग को रोल नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी में, न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग नहीं ही पढ़ेंगे, लेकिन ये पूछा जाता है इसलिए लिख देते हैं न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। हो सकता है थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है, यानी कि न्यूट्रॉन को कौन खोजा? चैडविक, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे याद रखें, तो देखिए मैं बताता हूँ, आप याद रखिएगा शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखिए, ईट पर नाच, ईट पर नाच। देखिए ईस हो गया इलेक्ट्रॉन, इसको कौन खोजा? जे थॉमसन, ठीक है। और पास हो गया प्रोटॉन, इसको कौन खोजा? रदरफोर्ड। और नाच हो गया न्यूट्रॉन, इसको कौन खोजे? चैडविक, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए, ईट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कौन खोजे? थॉमसन, और फिर प्रोटॉन को कौन खोजे? रदरफोर्ड, और फिर न्यूट्रॉन को कौन खोजे? चैडविक। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये चार्ज का बात लगभग कंप्लीट हो गया। तो चार्ज में हम लोग क्या क्या सीखे कि चार्ज क्या होता है, तो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है, वो भी सीखे। एक कूलम कितने का बराबर होता है, तो चार्ज ऑन 625 गुने 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही 1 कूलम के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो भी निकाल लिए वहाँ से, ठीक है। मास कितना होता है वो भी निकाल लिए। ये सारा डाटा आपके दिमाग में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। समझ रहे हैं यहाँ तक बात को? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ आइडिया देने जा रहे हैं आखिर कैसे करंट कंडक्टर में फ्लो करता है, ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। देखिए अभी हम एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एल्युमिनियम के बारे में।
देखिए एल्युमिनियम का लिखे थे ना 1s2 2s2 2p6 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 यानी कि 2 2 2 4 6 10 12 और 3p1 हो गया, यानी कि इसका हो गया 2 8 और 3। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा हर ऑर्बिट में। यानी कि अगर इसको हम बनाना चाहें तो यहाँ पर प्रोटॉन नाभिक बना दिए, फिर पहला में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में हो जाएगा 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा ऑर्बिट में आपका देखिए कितना हो जाएगा 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं एल्युमिनियम? ये हम ले रहे हैं आपका कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टर और इंसुलेटर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहते हैं। अब एक हम लेते हैं सल्फर। सल्फर का कितना होता है 16, और ये आपका इंसुलेटर होता है, इससे आपका करंट पास नहीं होता सल्फर से। तो देखिए इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 और 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 और 8 और 4 हो गए 6, यानी कि इतना हो गया। अगर अब सल्फर के लिए बनाएं कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें भी 3 ही ऑर्बिट बनेगा, और पहला ऑर्बिट में 2 ठो इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में आपका 8 ठो 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा में आपका 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप इतना केमिस्ट्री पढ़े 2 सेमेस्टर, इतना तो जानते होंगे कि जो सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है उसका एनर्जी हाई होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाई होता है, मतलब जितना दूर रहेगा ना इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। अगर इनफाइनाइट दूरी पर है ना इलेक्ट्रॉन नाभिक से तो इनफाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इनफाइनाइट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ होता है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये सारा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो चक्कर ला रहा है। अब देखिए ये इसको खींचे हुए रखेगा, ठीक है, इसको खींचे हुए रखेगा, जो नाभिक है सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। अब देखिए यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसका एल्युमिनियम का नाभिक है सारे इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। तो ये बताइए क्या जिस फोर्स से ये खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, पहला ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, क्या उसी फोर्स से ये खींचेगा? एक आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, उसमें फोर्स का इक्वेशन आप जरूर पढ़े होंगे, K × Q1 × Q2 बाई r², यानी कि दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई बाई r², दोनों के बीच का दूरी। तो बताइए अगर दूरी बढ़ेगा, ये दोनों चार्ज के बीच में अगर दूरी बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा कि नहीं? मतलब कि अगर ये जो ज़्यादा दूरी में है, ज़्यादा दूरी में इलेक्ट्रॉन, तो लूजली बॉन्ड है इसके साथ, लूजली बॉन्ड करने का मतलब कि कम फोर्स इसके कंपेरिजन में लग रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो बाहर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं, इन तीनों इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेड कलर से लिख दिए आपको शायद दिख रहा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसी में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये लूजली बॉन्ड है किसके साथ, नाभिक के साथ। तो अगर हम ऐसा काम करें कि इसको हम थोड़ा सा बाहर से एनर्जी दे दें, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप डिप्लोमा कर लिए, आप इंजीनियर बन गए, आपको एक कंपनी में नौकरी लग गया, ठीक है। मान लीजिए इस कंपनी के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, यहाँ आपको मान लीजिए हर महीने आपको 1 लाख रुपया सैलरी है, ये दे रहा, ठीक है। अब मतलब आप यहाँ पर हैं और ये आपको दे रहा सैलरी, यानी कि इसके पास हैं। अब फिर हम आ गए, हम मान लीजिए यहाँ पर हम आ गए, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, तो हम बोले कि हम 2 लाख सैलरी देंगे, मतलब आपका एनर्जी बढ़ा दिए। हम आपको बोले कि 2 लाख सैलरी देंगे तो आपका एनर्जी बढ़ा दिए, यानी कि आप अब इसके अंतर्गत रहिएगा कि मेरे अंतर्गत आ जाइएगा। तो आप जाहिर सी बात है मेरे अंतर्गत आ जाइएगा, क्योंकि आपका सैलरी ज़्यादा मिल रहा है और सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जान रहे हैं। तो यानी कि अगर हम इससे ज़्यादा एनर्जी बाहर से अगर दे दें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात? यानी कि अब ये फ्री हो जाएगा, अब इसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, अब मेरे कंट्रोल में ना आ गया, मतलब बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब इसमें समझिए सल्फर में मतलब ये आसानी से हल्का सा ज़्यादा एनर्जी देंगे कि बाहर निकल जाएगा। एल्युमिनियम के केस में जो कि कंडक्टर है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब देखिए सल्फर के केस में,
सल्फर में क्या होगा कि देखिए आपका ये देखिए ऐसे इसी प्रकार से 3 ऑर्बिट है, इसमें भी 3 ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, ये बाहर का ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर जो भी है आपका प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके कंपेरिजन में एल्युमिनियम में 3 होना था, यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 6 है, अगर इसको हमको अगर फ्री करवाना है, बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से ज़्यादा एनर्जी में देना पड़ेगा इसके कंपेरिजन में। तो इसीलिए सल्फर से क्या, इसको एकदम ज़्यादा टाइट से पकड़े हुए रहता है। क्यों? क्योंकि F बराबर क्या होता है, KQ1 × Q2/R²। यहाँ पर नाभिक में इसका अगर हम मान लीजिए इसके और ई इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में अगर फोर्स देखें, तो नाभिक में आपका बताइए कितना चार्ज के बराबर फोर्स लगेगा, 16 चार्ज के बराबर यहाँ पर होगा। Q1 का वैल्यू 16 गुने 1.6 × 10⁻⁻19 Q1 का वैल्यू होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन का, क्या कि 16 प्रोटॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर अगर देखें, यहाँ पर फोर्स देखें और एक तो इसके से कंपेयर कीजिए आप, यहाँ पर 13 प्रोटॉन की वजह से होगा फोर्स, 13 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये दोनों के बीच में। तो बताइए फोर्स किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, सल्फर वाला में। क्यों? क्योंकि Q1 का वैल्यू ज़्यादा ना इसमें हो गया। हम 1 इलेक्ट्रॉन पर देख रहे हैं फोर्स नाभिक के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर Q1 का वैल्यू 16 गुने 1.6 × 10⁻⁻19 है, और यहाँ Q1 का वैल्यू कितना है, 13 गुने 1.6 × 10⁻⁻19। तो यानी कि बताइए आपका इसका वजह यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा ये दोनों के बीच में कि ये दोनों के बीच में, तो जाहिर सी बात है सल्फर वाला में ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब कि इंसुलेटर के केस में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कस के खिंचाया हुआ रहता है, किसके साथ, किसके साथ, आपका नाभिक के साथ। तो इसी कारण ये जल्दी लूज नहीं होने देगा, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए फ्री कराने के लिए, इसलिए हमने कहा देता है कि सल्फर में जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ही नहीं, और जो आपका करंट फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अभी हम बता रहे हैं करंट के बारे में। तो यहाँ तक समझ गए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, जो अटरमोस्ट सेल में मौजूद रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उसको निकालना बहुत आसान है, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये नज़दीक में, ठीक है। तो यानी कि जो दूर में उसको कम एनर्जी में निकाल सकते हैं, लेकिन सल्फर में क्या बात आ गया कि ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा चार्ज हो गया, यहाँ पर 13 यहाँ पर 16, तो 16 गुना चार्ज से खींच रहना होगा, तो इसीलिए ज़्यादा चार्ज से खींचा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए जल्दी फ्री नहीं हो पाता। इसलिए इंसुलेटर में आपका फ्री ही नहीं इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर करंट कैसे फ्लो करता है, ध्यान से आप समझिएगा। जैसे कि मान लिया जाए हम एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं एल्युमिनियम का हम एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, ये एल्युमिनियम है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का टुकड़ा ले रहे हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिए हैं, इस रूम टेम्परेचर पर रख दिए हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि एल्युमिनियम के टुकड़ा में इलेक्ट्रॉन होगा मौजूद और नाभिक होगा जो भी इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए रहेगा, लेकिन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, इसमें बहुत सारे होगा, एटम अरबों खरबों होगा ना। तो इसमें जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस बैंड में, यानी कि वैलेंस जो कक्षा होगा आपका, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बताइए लूजली बॉन्ड रहेगा कि नहीं नाभिक के साथ, बिल्कुल रहेगा। उसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो बताइए रूम टेम्परेचर पर रखे तो कुछ टेम्परेचर है तो उसको कुछ एनर्जी मिल जाता है, और जैसा ही कुछ एनर्जी मिल जाता है तो क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगता है वहाँ से, मतलब कि आपका एटम से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और एक एटम से निकल के दूसरा एटम में चल गया, फिर दूसरा वाला इसमें आ गया, यानी कि रैंडमली इधर से उधर मूव करने लगा, इधर से उधर मूव करते रहता है। अभी हम इसमें कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, ठीक है। ये रैंडमली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है। तो बताइए अभी तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहा है, जितना ये चार्ज इधर फ्लो कर रहा है हो सकता है चार्ज इधर भी फ्लो कर रहा है, इसी कारण ये इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप इंसुलेटर जैसे सल्फर में देखिएगा, अगर यहाँ पर सल्फर ले लें, सल्फर, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहबे नहीं करेगा, और करोड़ों अरबों है ना तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, लेकिन हो सकता है ये भी नहीं रहे, ठीक है। तो यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप इंसुलेटर जैसे सल्फर में देखिएगा, अगर यहाँ पर सल्फर ले लें, सल्फर, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहबे नहीं करेगा, और करोड़ों अरबों है ना तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, लेकिन हो सकता है ये भी नहीं रहे,
ठीक है, तो इसमें चार्ज फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए करंट इसमें फ्लो होगा ही नहीं, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी चाहिए इसमें फ्री करने के लिए, उतना एनर्जी हमको रूम टेम्परेचर के कारण मिल चुका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें क्या कर दिए, अब दूसरा फिगर में, ये फिगर 1 था, अब क्या कर दिए, इसी एल्युमिनियम में एक हम लोग जोड़ दिए वोल्टेज सोर्स, यानी कि बैटरी, ईएमएफ, ये हम बैटरी जोड़ दिए हैं, मान लिया जाए 2 वोल्ट का बैटरी हम जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए ये बैटरी क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये क्या करेगा, जो एल्युमिनियम में रैंडमली जो आपका अरेंज था, इधर उधर ऐसे वैसे, ठीक है, इधर उधर ऐसे अरेंज था पहले, अब वो ऐसे अरेंज नहीं होगा, अब वो एक डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये आप जान लें, बैटरी में ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आएगा और निगेटिव यहाँ पर आएगा। और ये क्या करेगा आपका, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे रेंडमली अरेंज था, अब इलेक्ट्रॉन एक सीध में हो जाएगा, इस सीध में, इस तरह से फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन इस सीध में हो जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करने लगेगा, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया और निगेटिव चार्ज आता किस पर, इलेक्ट्रॉन पर भी, उसको रिपेल करेगा और एक लाइन में अरेंज कर देगा। ये आपका एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा कि तुम एक लाइन में हो जाओ, और यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। और जैसा ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रॉन आपका एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इसी को फ्लो को हम लोग क्या कर देते हैं, करंट, यानी कि आपका करंट भी फ्लो करने लगेगा। समझ रहे हैं कैसे फ्लो किया आपका? जैसा ही हम लोग ईएमएफ जोड़े तो ये फोर्स किया, क्योंकि निगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन के पास भी निगेटिव है, इसको जैसा ही फोर्स किया तो इस तरह से आपका ये घूमने लगा, यानी कि इसको फोर्स किया तो एलाइन हो गया, एक लाइन में आपका कौन, इलेक्ट्रॉन, और एक वेलोसिटी से, एक निश्चित वेलोसिटी से ये घूमने लगेगा, और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका जिक्र हम अगला क्लास में करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जिस वेलोसिटी के कारण आपका करंट फ्लो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बोलिए यहाँ पर भी तो वेलोसिटी है सर, इधर उधर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट डिफ्यूजन वेलोसिटी कहते हैं। इसके कारण, डिफ्यूजन के कारण आपका करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण आपका करंट फ्लो होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ईएमएफ प्रोवाइड करेंगे, कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। यहाँ तक समझ रहे हैं आप कि करंट कैसे फ्लो किया एल्युमिनियम में? ठीक है, अगर हम अब करंट का डिफिनेशन अगर जाने, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं। यहाँ तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन जो आपका करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक्चुअल करंट। लेकिन एक होता है कन्वेंशनल करंट। देखिए हम लिख रहे हैं, उसको समझिएगा। करंट को अगर डिफाइन करते हैं, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट कह देते हैं। समझ रहे हैं यहाँ तक बात? ये बहुत नॉर्मल सा डिफिनेशन है। अब देखिए, द एक्चुअल डायरेक्शन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ऑफ करंट फ्लो इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। जो करंट का एक्चुअल डायरेक्शन होता है करंट फ्लो करने का, वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का डायरेक्शन है ना। अभी कैसे फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उधर ही एक्चुअल करंट फ्लो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक होता है कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, माना जिसको गया,
कन्वेंशनल मतलब मानना, कन्वेंस कर लिए, मान लिए। तो मान लिए मतलब कि हम लोग जो शुरू से मानते आए हैं कि करंट किधर फ्लो करेगा, कन्वेंशनल, कि जिधर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उससे उल्टा डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो यानी कि करंट इधर फ्लो करेगा। ये आपका कौन सा करंट हो गया, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। एक्चुअल करंट किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। लेकिन हम लोग एक मान के चल रहे हैं, शुरू से ये मान्यता चला आ रहा है कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है हम लोग मान के चलते कि करंट उसके अपोजिट में फ्लो कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, निगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव में, तो करंट कहाँ से जा रहा होगा आपका, कन्वेंशनल करंट आई का अगर देखें तो ये जा रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल। ब्लू मार्कर से हम दिखा दिए कन्वेंशनल करंट को, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो is in the direction of opposite the direction of इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है उससे अपोजिट में आपका कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपका हो गया दो इंपॉर्टेंट पार्ट। अब लास्ट थोड़ा सा बात इसमें रह गया करंट के बारे में, कि करंट का मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली अगर देखें, मैथमेटिकली इसको इरेज कर देते हैं। मैथमेटिकली अगर देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैथमेटिकली इसको डिनोट किससे कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आई बराबर होगा क्या, चार्ज फ्लो और पर यूनिट टाइम, यानी क्यू बाई टी। क्यू से किसको डिनोट करते हैं, कूलाम, चार्ज को, यानी कि ये हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं या फिर एम्पियर, यानी कि मेजर इसको किस में करते हैं, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। यहाँ से दो बात आया। और ये भी याद रखिएगा कि करंट इज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। इतना बात आपको यहाँ से समझ में आ गया कि करंट किसको कहते हैं और आई बराबर क्या हो जाता है, क्यू बाई टी। इतना बात हम आज किए। आपको ये थोड़ा सा बताना कि करंट का स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, या आप बताइएगा नीचे कमेंट करके, नहीं तो हम अगला दिन बताएंगे। करंट उसी तरह से होता है, करंट मतलब होता है धारा पानी का भी हो सकता है। आप सोचिए अगर इस तरह से है धारा, अगर इस तरह से है, पानी का धारा बह रहा है ना, तो वो भी धारा है। अगर ढाल ज़्यादा होगा तो पानी उतना ही तेजी से बहेगा, अगर ढाल ज़्यादा है तो पानी उतना ही तेजी से बहेगा। उसी प्रकार से करंट, ठीक है, अगर वोल्टेज समझिए ढाल है और करंट आपका धारा है, जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा करंट आपका फ्लो करेगा। जिस प्रकार जितना ज़्यादा आपका ढाल होगा उसी प्रकार पानी का धारा फ्लो करेगा नीचे। उसी प्रकार जितना आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या करंट फ्लो करेगा। हम बस आज इतना बताएं कि करंट कैसे फ्लो करता है और करंट का डिफिनेशन कैसे, बाकी ओम्स लॉ वगैरह हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इतना पसंद आ रहा है वीडियो तो आप क्या कीजिए, जल्दी से एडमिशन लीजिए ताकि आपका छूट ना जाए। आप ही के लिए मेहनत किए हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्द एडमिशन लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे बता दीजिए कमेंट में। एक बात था, हम आज 2 सवाल का जवाब दे दिए कि करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्यों नहीं करता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उतना दे
देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका कंडक्टर में फ्लो करता है, इंसुलेटर में नहीं। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। और बाकी का चिड़िया को क्यों नहीं लगता करंट, आप बताइए नीचे कमेंट में। अर्थ जो आपका पृथ्वी है वो कंडक्टर के इंसुलेटर, ये बताइए। और घर में कैसे सर्किट कंप्लीट होता है ये बताइए। आज के लिए थैंक यू।